दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फील्ड 24 में। आज हम लोग क्लास 10 की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई हैं, कृपया आप उसे देख सकते हैं। लेकिन आज से क्लास 10 की पहली क्लास प्रारंभ की जाएगी, जिसमें आपका पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो हम सब जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है राजीव प्रकाशन। राजीव प्रकाशन की हम लोग बुक शुरू कर रहे हैं, यही आपकी किताब है, और आप लोग क्वेश्चन को घर पे अवश्य लगाएंगे। पर इसके पहले चले देखते हैं, समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना है वास्तविक संख्याएं। तो अगर कोई पूछ ले वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आपको समझना होगा वास्तविक संख्याएं यानी वह संख्याएं जिनका निकटतम अथवा संपूर्ण मान ज्ञात किया जा सकता है। वह संख्याएं जिनका वास्तव में संपूर्ण अथवा निकटतम मान ज्ञात किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो इसकी परिभाषा भी हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो अब देखिएगा, वह संख्याएं जिनका वास्तव में संपूर्ण अथवा निकटतम मान ज्ञात किया जा सकता है, उन संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं जिनका निकटतम अथवा संपूर्ण मान यानी वह संख्याएं जिनका निकटतम अथवा संपूर्ण मान ज्ञात किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि वह संख्याएं जिनका वास्तव में निकटतम अथवा संपूर्ण या संपूर्ण अथवा निकटतम मान ज्ञात किया जा सकता है, उन संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे मान लो आपको 5 मिला हुआ है, तो ये आपका संपूर्ण मान है, तो 5 भी आपकी कैसी संख्या है, तो वास्तविक संख्या है। सर देखते हैं, आपको दे दिया गया 3/2। अगर 3/2 है तो उसका वास्तविक मान आप ज्ञात कर सकते हैं, वो भी पूरा पूरा। तो इन संख्याओं को भी हम क्या कहेंगे, परमेय संख्याएं यानी वास्तविक संख्याएं। इसके बाद देखिएगा, बात करते हैं 1.5 की। तो इसका भी लगभग संपूर्ण मान हम लोग ज्ञात किए, संपूर्ण मान है इसका। तो ये भी कैसी संख्या है, आपकी वास्तविक संख्या है, आपकी परिभाषा के अनुसार। तो अब चलिए देखते हैं, अगर आपको दे दिया गया हो √2, तो हम लोग √2 का पूरा पूरा मान तो नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन हम लोग इसका निकटतम मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं और निकटतम स्थानों तक पहुंच जाते हैं जब हमें ज्ञात करना हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं √2 है, इसका निकटतम मान हमारा होगा 1.4142 √2।
ऐसे घट घट ये अनंत तक जाते हैं, मतलब इनका कभी अंत नहीं होता, ये पूरा पूरा कभी घटते नहीं है, अर्थात हम इनका संपूर्ण मान ज्ञात नहीं कर सकते। और जब हम इनका संपूर्ण मान नहीं ज्ञात कर सकते तो हम इन्हें कहेंगे इनका संपूर्ण मान नहीं ज्ञात है, बल्कि इनका निकटतम मान हम सबको पता है। और निकटतम मान वालों को भी हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। नंबर एक आपका क्या होगा, नंबर एक है परिमेय संख्या है। हम सबका जो हम सबकी जो पहली वास्तविक संख्या है वो है परमेय संख्या है। जैसे वास्तविक दो प्रकार की होती है, नंबर एक परमेय संख्या और नंबर दो अपरमेय संख्या है। अब बात की जाए कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है। तो जिनका वास्तव में कुछ ना कुछ मान ज्ञात हो जाए, और कुछ क्या होंगे जिनका संपूर्ण मान ज्ञात हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। वह संख्या जिनका संपूर्ण मान ज्ञात किया जा सकता है उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं परमेय संख्याएं। और जिनका संपूर्ण मान ज्ञात नहीं किया जा सकता बल्कि निकटतम मान ज्ञात किया जा सकता है, उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं अपरमेय संख्याएं। तो हम इसकी परिभाषा दो तरीके से दे सकते हैं। वह वास्तविक संख्याएं जिनका संपूर्ण मान ज्ञात किया जा सकता है, वह वास्तविक संख्याएं जिनका संपूर्ण मान ज्ञात किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं परमेय संख्याएं। और अगर कोई पूछ ले अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो वह संख्याएं जिनका संपूर्ण मान नहीं ज्ञात किया जा सकता बल्कि निकटतम मान ज्ञात किया जा सकता है, उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं अपरमेय संख्याएं। तो अब देखिएगा इसकी हम लोग दूसरे तरीके से भी इसे परिभाषित करते हैं। देखिएगा इसकी परिभाषा को, वह संख्या जिनका यानी हम लोग इससे कह सकते हैं वह संख्याएं जिनका संपूर्ण मान ज्ञात किया जा सकता है, उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं, मतलब परमेय संख्याएं कहते हैं। और परमेय संख्याएं भी एक प्रकार की वास्तविक ही संख्याएं हैं। तो चलिए देखते हैं वह संख्याएं जिनका संपूर्ण मान ज्ञात किया जा सकता है, परमेय संख्याएं कहलाती है। इसकी हम लोग दूसरे तरीके से भी इसकी परिभाषा बड़े आराम से दे सकते हैं। और चलिए देखते हैं इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है। अच्छा,
हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, चलते हैं अब देखते हैं इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर समझना है आपको वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है, यानी वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है और या फिर अशांत आवर्ती होता है, उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं परमेय संख्या। कौन संख्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर दो बातें समझ में आनी चाहिए आपको कि शांत क्या होते हैं और अशांत आवर्ती क्या होते हैं। यानी जिन संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखने पर वह पूरा पूरा कट जाती है, शांत कहलाती है, और उनका जो दशमलव रूप होता है उस रूप को हम कहते हैं दशमलव प्रसार। यानी अगर हम किसी संख्या को दशमलव के रूप में फैलाएं तो वो संख्या अगर पूरा पूरा कट रही है, शेष कुछ नहीं बच रहा है, तो उस दशमलव प्रसार को हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। अब दूसरी स्थिति क्या आती है? अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब होता है जो पूरा पूरा कटे ना, हमेशा शेष बचता रहे और आप काटते रहें, वो कभी कटे ही ना, वो संख्याएं कहाँ तक चली जाए? अनंत तक, अर्थात आपसे काट ही ना पाए, उसका कभी अंत ना हो, तो उसे हम जुड़ा हुआ है आवर्ती का। अगर काटते समय कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है अपने निश्चित क्रम पर, तो हम उसे कहेंगे अशांत आवर्ती संख्या है। तो ऐसी संख्या कहेंगे अशांत आवर्ती संख्या है। जैसे कि हम लोगों को समझना है यहाँ पर, जैसे में हम लोग लिखने वाले हैं, जैसे पहले तो हम लोग देखते हैं शांत क्या है। जैसे 5.2 है, तो ये शांत है क्योंकि ये पूरा पूरा कट चुका है, रुका हुआ है, बस हो गया है, तो हमारा शांत होगा। इसे मान के चलिएगा 3/4। अब आपका 3/4 है, तो इसका दशमलव प्रसार निकालने का मतलब है हम 3 में काट देंगे 4 से, 4 शून्य शून्य होगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 सत्ते 28, कितना बच गया? 2 1 0 और उतारेंगे, हो गया 20, 4 पंचे 20। हम लोग यहाँ समझ गए हैं कि अब कोई भी संख्या बची नहीं है, ये संख्या पूरी पूरी कट चुकी है, और जो संख्या पूरी पूरी कट चुकी है उसे हम लोग कहेंगे शांत। तो जो आपका 3/4 है उसका मान 0.75 आएगा, और जो 0.75 है वो शांत होगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि 3/4 का जो प्रसार है वो क्या है? शांत है। इसके बाद इस तरीके से आप शांत का उदाहरण तो समझ के भाग देगा देख लिया करना। अगर संख्या पूरा पूरा कट रही है तो आप कहेंगे वो संख्याएं शांत है, यानी उसका दशमलव प्रसार जो कुछ भी होगा वो शांत होगा। लेकिन अब चलिए देखते हैं जैसे अशांत आवर्ती क्या होते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 5/3। अब 5/3 का मतलब है दोस्तों कि 5 में भाग देना है 3 से। तो चलो हम लोग 3 से भाग करते हैं 5 में, 3 करना 3, हमें लग रहा है शेष बचेगा 2, और यहाँ लगाएंगे पॉइंट, आ जाएगा 0। अब हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 3 6 18, 2 शेष बच गया, फिर 0 बढ़ाया गया, फिर 20 हो गया, फिर 3 6 18 हो गया, और फिर शेष 2 बच गया, 3 6 18 हो गया, शेष 2 बच गया। नहीं होंगी, ऐसे बढ़ती रहेंगी, और आप भी इन्हें ऐसे काटते रहेंगे। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अशांत। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो तो क्लियर हो रही होगी, थोड़ी लाइट की समस्या है इसलिए वीडियो थोड़ा सही नहीं चल रहा है, मतलब लेकिन स्पष्ट है ना देखने में? आप सबको कमेंट में जरूर बताएं कि आवाज़ स्पष्ट हो रही है या फिर वीडियो ये सब जो लिखे गए हैं वो शब्द दिखाई दे रहे हैं नहीं। तो एक बात और समझिएगा, इस प्रकार ये संख्याएं पूरी पूरी नहीं कर पा रही हैं, बढ़ती हुई जा रही है, वो भी कहाँ तक? जहाँ तक आप काट सकें वहाँ तक आप काटते रहिए, इसका अंत नहीं होगा। इसलिए इस संख्या को, एक प्रसार को हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती। क्यों? क्योंकि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अगर वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उस दशमलव प्रसार को हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो चलिए देखते हैं, जैसे होगा 1.666 ... यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, कहाँ तक? अनंत तक। तो इस दशमलव प्रसार को हम लोग कहने वाले हैं अशांत आवर्ती। जैसे 2.343434 ... अनंत,
ये भी क्या होगा दोस्तों, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ 2.343434, मतलब 2 के बाद 2 संख्या रिपीट हो रही है, 3 और 4 वो भी अपने निश्चित क्रम पर। अगर इनको मिलाकर पढ़ें तो होगा 2.343434। वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम इस दशमलव प्रसार को कहेंगे अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। अब चलिए देखते हैं किसी प्रकार आदि होता है, मतलब अनंत परमेय संख्या होती है। परमेय संख्याओं का कभी अंत नहीं होता, चाहे हम लोग सम की बात करें, चाहे विषम की बात करें, चाहे भाज्य की बात करें और चाहे अभाज्य की बात करें, कोई भी संख्या है तो वो अनंत तक जाती है, अर्थात किसी भी संख्या का अंत नहीं होता। अब चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा, भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, जो हमारी वास्तविक संख्याओं का दूसरा प्रकार है, वो दूसरा प्रकार क्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ तो दोस्तों लगभग भाग तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको मिटा रहे हैं। चलिएगा दोस्तों देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, अभी आपको इसके पहले बताया थे, जिनका वास्तव में संपूर्ण मान ज्ञात किया जा सकता है उन्हें तो हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं। लगभग अब एक बात और आपको समझना है, अपरिमेय किसे कहते हैं। तो अब आपको समझना है अपरिमेय, तो अपरिमेय की आपकी दूसरी परिभाषा नहीं है। अपरिमेय की परिभाषा क्या होती है आपको यहाँ समझना है। ये तो समझ गए, अगर आवर्ती होगा तो परमेय है, दशमलव के रूप में पहले आप निकाल दिया करें, और दशमलव के रूप में निकालने के बाद में यानी भाग देने के बाद में आपको ये समझना है कि अगर वही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है तो कह दोगे परमेय है, और अगर वही संख्याएं बार बार रिपीट नहीं हो रही है, अपना क्रम चेंज कर देती है, तो उन्हें कहेंगे अपरिमेय। समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलिएगा देखते हैं अपरिमेय संख्या है वह कुछ दिक्कत है क्या? वह संख्या है जिनका अब देखिए कवय संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। अनावर्ती, अब मेन बात ये आती है कि दशमलव प्रसार में यदि अंकों का क्रम निश्चित नहीं है तो हम उसे कहते हैं अनावर्ती। क्या कहते हैं? अनावर्ती कहते हैं। तो चलिएगा देखते हैं, जैसे कि हमें अगर कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसका वर्गमूल निकालना पड़े, तो याद रहे अगर रूट लगी हुई संख्या है, किसी पर भी लास्ट में हल करने के बाद अगर रूट बच जाता है तो उन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं, और अगर अशांत अनावर्ती है तो वो संख्याएं कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि परमेय के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, रूट ना लगा हो, यानी हल करने के बाद लास्ट में रूट ना बचे तो उसे कहेंगे परमेय संख्या है। अगर पाई शब्द, यानी ये होता है पाई का प्रतीक होता है ये, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगर ये आपका पाई है और यदि पाई लगा हुआ है तो पाई का दशमलव प्रसार जो दिया गया है क्या होगा? अपरिमेय होगा।
तो अगर कहीं पर रूट मिल जा रहा है किसी भी संख्या पर, हल करने के बाद अगर रूट से बच जा रहा है तो उस संख्या को हम लोग कहने वाले हैं अपरमेय संख्या है। और हल करने के बाद अगर रूट नहीं बचता है तो उन संख्याओं को हम लोग कहेंगे परमेय संख्या है। अगर पाई नहीं लगा है तो हम लोग कहेंगे परमेय संख्या है। और एक बात तो रह गई दशमलव प्रसार की। अगर दशमलव प्रसार आसान आवर्ती है, आसान आवर्ती है, क्रम निश्चित है तो कहेंगे परमेय संख्या, और क्रम अनिश्चित है तो कहेंगे अपरमेय संख्या है। जैसे कि आपको देखना है, जैसे कि जितने पर रूट लगा हुआ, जैसे 2 है, √3 है, √5 है। हाँ, यहाँ 4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हो जाएगा गायब, तो रूट होते हुए भी अंत में रूट गायब हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? अपरमेय संख्या नहीं कहलाएगी बल्कि परमेय कहलाएगी, क्योंकि रूट गायब हो चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा गायब, तो बचेगा केवल और केवल 3। तो केवल 3 बचेगा, रूट गायब हो जाएगा, तो उसे कहेंगे परमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि 1.747, 7 के बाद डबल 4, 7 के बाद ट्रिपल 4 और फिर 7, ऐसे डाट डाट ये संख्याएं रिपीट हो रही है। मतलब इनका क्रम निश्चित है, संख्या है तो वही है, लेकिन इनका क्रम निश्चित नहीं है। क्रम निश्चित नहीं है तो इसे कह सकते हैं अशांत अनावर्ती संख्या। जो प्रसार है वो तो हो गया अशांत अनावर्ती, तो अब हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग परमेय और अपरमेय समझ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जहां हमें समझना है इसमें HCF और LCM। क्या समझना है? इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये भी है कि HCF और LCM। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए और फिर संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तो आपको देखना है HCF, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, से हिंदी में हम लोग समझते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा पूरा क्या करते हैं, काट दे, उसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। यहाँ हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक। अब चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों महत्तम समापवर्तक क्या होता है, फिर इस पे कुछ जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो फिर कल देखा जाएगा। तो आज हम लोग केवल और केवल यही देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है, जिसे हम लोग संक्षिप्त रूप में मासा कहते हैं या फिर HCF कहते हैं। समापवर्तक को अगर हम थोड़े समझे करें तो होगा समधनपवर्तक, और जो समधनपवर्तक होगा तो सम का मतलब है समान, यानी पूरा पूरा, और अपवर्तक का मतलब है काटने वाला। तो पूरा पूरा काटने वाला ही क्या कहलाता है? समापवर्तक कहलाता है। लेकिन आगे जुड़ा हुआ महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा पूरा काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है, उन संख्याओं की HCF कहलाती है। यानी यहाँ पे लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है, उन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है, उन संख्याओं की HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक कहलाती है।
महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है बड़ी से बड़ी काटने वाली संख्या, जो काट देगी बड़ी से बड़ी संख्या, उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक। जैसा कि अब हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे मान लो आपको दो संख्याएं दी गई हैं 24 और 36। आपको मान लीजिएगा दोस्तों दो संख्याएं दी गई हैं 24 और 36, और 24 और 36 का एचसीएफ पूछ लिया जाए। 24 और 36 का जिसे हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं, आपसे कह दिया जाए 24 और 36 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो इसको हम लोग दो विधियों से लगा सकते हैं। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब हम आपकी जो संख्या अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंड कर लेते हैं, और गुणनखंड करने के बाद में जो संख्या दोनों में वनिष्ठ होगी उस संख्या को आपस में प्राप्त होगी, यानी जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा। इससे भी आसान विधि है भाग विधि। यूक्लिड ने, अब यूक्लिड ने अपना एक प्रमेय भी दिया था, उन्होंने बताया भाज्य बराबर एक सूत्र दिया है, भाजक गुणे जैसे देखिएगा यूक्लिड ने एक सूत्र दिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का। तो हम लोग इसे कहते हैं भाग विधि। अब हम लोग भाग विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे इस बात को देखते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझना है। अभी जो आपका टॉपिक है अभ्यास प्रश्नावली वो कल से स्टार्ट होगा। जैसे आपको समझना है एचसीएफ निकालते कैसे हैं, तो अब आपको सबसे पहले इसमें देखना है जो भी संख्याएं दी गई होंगी उसमें देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जो हमारी सबसे छोटी संख्या है वो है 24, और बड़ी संख्या जो है वो है 36। तो भाग हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में दिया जाता है ताकि शेषफल प्राप्त हो, क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं ले जाना होता है। तो अब हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, ऐसे यहाँ लिखेंगे चूंकि मतलब जानते हैं कि इतना तो आप जानते होंगे कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे आप 24 छोटा है 36 से, मतलब ये 24 प्लस है 36, मतलब 24 छोटा है 36 से। तो अब हम लोग छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या में। तो यहाँ चाहे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा आप उस प्रमेयिका को लिख सकते हैं, पर इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग भाग विधि से इसका एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए। तो अब आपको समझना है, ऐसे आप जैसे भाग दे रहे होते हैं वैसे ही आपको भाग देना है, और शायद नीचे जगह थोड़ी कम होगी तो आप लोग इसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए 1 मिनट में, यानी जल्द से जल्द इसे आप नोट कीजिए, और नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमें मिटाना होगा तब हम ऊपर बता सकते हैं क्योंकि नीचे जगह थोड़ी कम है। तो चलिए नोट कीजिए। हाँ, तो आइएगा दोस्तों देखते हैं आपकी जो संख्या थी वो 24 और 36 थी। अब हमें देखना है एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, चूंकि मतलब आप जानते थे कि यहाँ पर जो संख्या दी गई 24 ये छोटी है 36 से, तो हम लोग देखते हैं यहाँ 24 से भाग देना शुरू करेंगे किसमें, 36 में। अब 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 से ज्यादा ना हो, तो 24 दूना अगर पढ़ेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं पढ़ सकते तो एक काम कीजिए 4 और 6 को छोड़ दो, एक एक अंक को छोड़ दो, 2 का पहाड़ा पढ़िए 3 से ज्यादा ना हो, तो अकन्नम जाएगा। था 24 अकन्नम, ये हो जाएगा 24। आप माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गए 2, और 3 में से 2 गए 1। अब आपका यहाँ शेष बच गया 12। अब आपको देखना है 12। अब यहाँ पर आपको ये व्यवस्थाएं कब तक करनी है, जो आपका शेषफल था वो बन जाएगा भाजक, और जो आपका भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, यानी जो आपका शेषफल बचा है 12, अब आप 12 से भाग दीजिए किसमें, जिससे भाग दे रहे थे उसमें। तो भाग किससे दे रहे थे, 24 से, तो 24 को उठा के ले आइए नीचे, तो यहाँ आ गया 24। ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक कि संख्या पूरी पूरी कट नहीं जाती तब तक। अगर नहीं कटती है, जैसे मान लो 12 दूना 24, तो ये तो आप पूरा पूरा काट दिए, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। और अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचा तो फिर काटा किसने, 12 ने।
अगर 12 नहीं काट पाता, मान लीजिए कुछ देर के लिए कुछ शेष बच जाता, तो यहाँ कोई संख्या आ जाती, फिर हम लोग 12 को भाग नीचे लाते, तो फिर इस संख्या से भाग देते। ये प्रक्रियाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक आपका शेषफल 0 नहीं हो जाता। तो चलिए देखते हैं, यहाँ काटा किसने 12 ने, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा HCF होगा वो कितना होगा, 12 होगा। HCF कितना होगा, 12। इसी क्रम में जैसे हम लोग देखते हैं एक और उदाहरण कर दे रहे हैं 18 और 24। अब यहाँ पर अगर आपको संख्याएं दे दी गई हो 18 और 24 और इसका कह दिया जाए HCF, अगर इसका HCF ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो हमें यही देखना है, वही पहला नियम, कि हमारी सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। इसमें छोटी संख्या हमारी 18 है। अब हमें देखना कि 18 छोटी है, 24 बड़ी है। हम लोग 18 से भाग देंगे किसमें, 24 में। 18 करना, 18 माइनस कर देंगे, 18 एक उठा लेंगे 14, 14 में से 8 गए 6, एक में से कुछ नहीं। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा 6 शेष बच गया। अब हम लोग 6 को बना देंगे भाजक और फिर आपकी जो संख्या थी 18 उसे उठा लाएंगे नीचे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 से ज्यादा ना हो तो 6 दिया है 18। अब ये यहाँ से पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, तो जो हमारा HCF होगा ये तो हो गया 6। हाँ दोस्तों, तो एक बात और आप समझिएगा कि लगभग हमें आशा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अर्थात जितने नियम है वो नियम आपको समझ में आ गए होंगे, और आप लोग जो भी नियम है उनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और अगर कोई भी बिंदु समझ में ना आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या बात आपको समझ में नहीं आई। वैसे कल आपका क्लास शुरू होगा, और शुरू तो आज हो चुका है, लेकिन कल आपकी प्रश्नावली शुरू की जाएगी, वहां से क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। पर आपको नियम का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आप नियमों को जान चुके हैं, अब कल से क्या आप लोग खुद भी घर पर प्रयास कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिए गए हों इसी विधि से आप उनको लगाएं, जरूर लगेगा। संख्याएं थोड़ी बड़ी होंगी लेकिन विधि यही है। विधि अगर यही है तो क्वेश्चन जरूर आपका लगेगा। तो आज के इसी बिंदु के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त किया जा रहा है। आपका दिन शुभ। और हाँ, एक बात और, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जय हिंद।